हेलो बच्चों। वेलकम टू नितिका की पाठशाला। आज मैं आपके सामने फिर से एक इंटरेस्टिंग टॉपिक ले आई हूँ और इस टॉपिक का नाम है ब्रिटेन यूनिफिकेशन। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि चैप्टर 1 क्लास 10th हिस्ट्री में 3 यूनिफिकेशंस आती हैं, जर्मनी, इटली एंड ब्रिटेन। लास्ट वीडियो में हमने इटली यूनिफिकेशन डन कर दी है। अब मैं आपके सामने लेकर आई हूँ ब्रिटेन यूनिफिकेशन। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहले हम पढ़ते हैं कि ब्रिटेन की थोड़ी सी हिस्ट्री क्या थी। In Britain, the formation of the nation state was not the result of sudden appeal or revolution. जो भी ब्रिटेन की यूनिफिकेशन हुई वो बाकी कंट्रीज या बाकी स्टेट्स जैसी एकदम से नहीं हुई थी। एकदम से कोई रेवोल्यूशन नहीं आया था, उसको थोड़ा सा टाइम लगा था। It was the result of a long drawn out process. There was no British nation prior to the 18th century. और ये एक थोड़ी सी शॉकिंग न्यूज भी हो गई आपके लिए कि 18th सेंचुरी तक कोई भी ब्रिटिश नेशन इस दुनिया में था ही नहीं। और ब्रिटिश को बनने के लिए, ब्रिटेन को बनने के लिए एक बहुत लंबा प्रोसेस लगा। द प्राइमरी आइडेंटिटीज ऑफ द पीपल हु इनहैबिटेटेड द ब्रिटिश आइल्स वर एथनिक वंस, इंग्लिश, वेल्श, स्कॉट्स एंड इरिश। तो अगर ब्रिटिश नेशन नहीं था तो वहां पर कौन रहते थे? बेसिकली वहां पे 4 तरह के लोग आपको दिखेंगे। इंग्लिश लोग, मैप में भी आप देख सकते हैं। वेल्श, जो मैंने वेल्स से लिए हैं। स्कॉट्स, जो स्कॉटलैंड में रहते थे। और इरिश, जो आयरलैंड में रहते थे। अगर मैं इन चारों को एक साथ मिला दूं तो ये बन गया ब्रिटिश आइल्स। ठीक है जी, ये चारों को एक साथ मिला दें अगर, इंग्लिश, वेल्श, स्कॉट्स एंड इरिश, तो हमारा बन गया ब्रिटिश आइल्स। 18th सेंचुरी तक ये 4 लोग यहाँ पर रहते थे। 4 ग्रुप्स, लोग मत समझ लेना, 4 ग्रुप्स रहते थे। ऑल दिस एथनिक ग्रुप्स हैड देयर ओन कल्चर एंड पॉलिटिकल ट्रेडिशन। जब तक कोई ब्रिटिश नेशन नहीं था तो इन चारों का अपना एक एक ग्रुप था, अपने कल्चर्स थे, अपने ट्रेडिशंस थे, अपने कस्टम्स थे। But as the English nation steadily grew in wealth, importance, and power, it was able to extend its influence over the other nations of the islands. बट धीरे धीरे क्या हुआ बेटा, जो इंग्लिश पीपल थे उन लोगों के पास पैसा आ गया। अब आप कहोगे मैम पैसा कैसे आया, एकदम से कैसे अमीर बन गए? आप लोगों ने शायद थोड़ा सा याद होगा, हमने पढ़ा था कि इंग्लैंड में सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन आई थी, तो ऑब्वियसली इंग्लिश लोगों की हम वहीं से कंटेक्स्ट जोड़ रहे हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन आई तो ये थोड़ा सा अमीर होने शुरू हुए, वेल्दी होने शुरू हुए। अब जिसके पास वेल्दी होगा, पावर होगी, ऑब्वियसली उसका इन्फ्लुएंस बाकी आइलैंड में ज्यादा होगा, बाकी नेशन, बाकी ग्रुप्स के ऊपर ज्यादा होना शुरू होगा। तो इंग्लिश पार्लियामेंट विच हैज सीज्ड पावर फ्रॉम द मोनार्की इन 1688 एट द एंड ऑफ प्रोटोकेट कॉन्फ्लिक्ट was the instrument through which a nation state with England at its center came to be forged. तो अब क्या हुआ, जब वो वेल्दी हो गए, वो पावर हो गए, उन्होंने सबसे पहले पावर छीनी वहां ब्रिटिश आइल्स के, जो ये 4 हमारा ब्रिटिश आइल्स बना होता, इनके मोनार्की से पावर छीनी, राजा महाराजाओं से पावर छीनी और अपना एक हुकूमत वहां बना ली। और था क्या वहां पे, इंग्लैंड बन गया वहां पे उनका सेंटर, और वहां पर उन्हें अपनी पार्लियामेंट स्टार्ट कर दी। The Act of Union 1707 between England and Scotland that resulted in the formation of United Kingdom of Great Britain. स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बीच में जब एक यूनियन बना, जब वो स्कॉटलैंड इंग्लिश के बीच में आया, हम लोग बात करें इंग्लैंड के बीच में, उसमें कोलैब हुआ, तो वहां से बना हमारा ग्रेट ब्रिटेन। इंग्लैंड वॉज एबल टू इम्पोज इट्स इन्फ्लुएंस ऑन स्कॉटलैंड। अब इंग्लैंड के लोग इतने वेल्दी थे, इतने पावर थे, अपना तो हुकूमत वहां चलाएंगे कि तुम हमारी बात मानो। अब आप ये देखो कि स्कॉटलैंड इंग्लैंड में आ चुका है। अभी तक हमने पढ़ा था इंग्लिश, वेल्श, स्कॉट और इरिश, जिसमें से मैंने कहा कि जो इंग्लिश लोग थे वो वेल्दी हो चुके हैं, उन्होंने सबसे पहले जो स्कॉट था उसको अपने अंदर इनकॉर्पोरेट कर लिया। द ब्रिटिश पार्लियामेंट वॉज henceforth डोमिनेटेड बाय इट्स इंग्लिश मेंबर। जो इंग्लिश पार्लियामेंट बनी थी इंग्लैंड में, वहां पर जितने भी वो मेन पार्लियामेंट थी, देखा जाए वहां पे सिर्फ इंग्लिश लोग थे। द ग्रोथ ऑफ ब्रिटिश आइडेंटिटी meant that Scotland's distinctive culture and political institutions were systematically suppressed. ऑब्वियसली इंग्लिश लोगों के अंदर इतनी वेल्थ थी, इतनी पावर थी, तो धीरे धीरे उन्होंने स्कॉटलैंड का कल्चर, उनका ट्रेडिशंस को दबाना शुरू कर दिया।
एक बात कहें हम लोग, उनको सप्रेस करना शुरू कर दिया, उनको दबाना शुरू कर दिया, उनके कल्चर को, उनके ट्रेडिशंस को, उनकी लैंग्वेज को। कौन दबा रहे हैं? इंग्लिश। The Catholic clans that inhabited the Scottish Highlands suffered terrible repression wherever they attempted to assert their independence. अब आप पढ़ेंगे कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट्स। मैं पहले ही आपको क्लियर कर दूं बेटा, जो क्रिश्चियनिटी धर्म है उसको हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जिसमें होते हैं कैथोलिक्स, एक होते हैं प्रोटेस्टेंट्स। अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूं, कैथोलिक्स वो है जो थोड़ा सा ऑर्थोडॉक्स है, जिनकी पिछली सोच थी, जो पिछले कल्चर को ज्यादा मानते हैं। प्रोटेस्टेंट्स वो लोग थे जिन्होंने क्रिश्चियनिटी में कुछ चेंजेस लेकर आए। और प्रोटेस्टेंट्स आप लोगों ने छोटी क्लासों में पढ़े हुआ कि मार्टिन लूथर ने ही इनको एक तरह से हम कह सकते हैं फॉर्म्ड किया था, प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियनिटी। तो जो स्कॉटलैंड में कैथोलिक तो लोग थे, उनको रिप्रेस किया जा रहा था। वो जब भी अपनी इंडिपेंडेंस के लिए लड़ते थे, उनको दबाया जाता था। द स्कॉटिश हाईलैंडर्स वर फॉरबिडन टू स्पीक देयर गैलिक लैंग्वेज। उनकी लैंग्वेज होती थी गैलिक, उनको बोलने दिया नहीं दिया जाता था कि आप नहीं बोल सकते अपनी लैंग्वेज। और ना ही वियर देयर नेशनल ड्रेस, एंड लार्ज नंबर्स वर फोर्सिबली ड्राइवन आउट ऑफ देयर होमलैंड। आप अपनी लैंग्वेज नहीं बोल सकते, कैथोलिक वालों के लिए प्रॉब्लम थी। आप अपनी नेशनल ड्रेस नहीं पहन सकते, और जो ये बात नहीं मानते थे उनको उनके देश से ही निकाल दिया जाता। अब देखो, स्कॉटलैंड और इंग्लैंड, एक तरह से बात करूं मैं इंग्लिश, ये एक हो चुके हैं। तीसरे आते हैं हमारे आइलैंड। कहते आइलैंड समवट अ सिमिलर फेथ। आइलैंड के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। इट वॉज अ कंट्री डीपली डिवाइडेड बिटवीन कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट्स। ये भी आइलैंड भी एक ऐसा पार्ट था जो नॉर्दर्न और बेसिकली मैं अगर बात करूं कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स में डिवाइड था। द इंग्लिश हेल्प द प्रोटेस्टेंट्स ऑफ आइलैंड टू एस्टैब्लिश देयर डोमिनेंस ओवर अ लार्जली कैथोलिक कंट्री। अब जो इंग्लिश लोग थे, जो इंग्लैंड के इंग्लिश लोग थे, वो पूरी पूरी हेल्प कर रहे थे प्रोटेस्टेंट्स लोगों की, जैसे उन्होंने स्कॉटलैंड में हेल्प की कि तुम अपना डोमिनेंस बनाओ कैथोलिक के ऊपर। हमने यहां भी कैथोलिक लोगों को रिप्रेस कर देना है, बिल्कुल उनको दबा देना है, सप्रेस कर देना है। कैथोलिक रिवॉल्ट्स अगेंस्ट ब्रिटिश डोमिनेंस वर सप्रेस्ड। ये नहीं है कि आयरलैंड के कैथोलिक्स लोगों ने लड़ने की कोशिश ही नहीं की, उन्होंने लड़ने की भी कोशिश की, वॉर भी करी, एक टाइम पे आके फाइट करी, बट उनको दबा दिया गया। क्यों दबाया बेटा? इंग्लिश लोग बहुत वेल्दी हैं, बहुत पावरफुल आदमी हैं। After a failed revolt led by Wolfton and his United Irishmen, 1798, Ireland was forcibly incorporated into United Kingdom in 1801। अब क्या हुआ? वॉल्टन और कुछ इरिश लोगों ने मिलके इंग्लैंड के साथ कुछ रिवॉल्ट किए, प्रोटेस्ट किए, बट उनको दबा दिया गया। और उनके हारने से ही आयरलैंड जो था, अब वो भी इंग्लैंड का पार्ट बन गया, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड का पार्ट बन गया 1801 में। A new British nation was forged through the propagation of dominant English culture। अब आपके सामने एक इंग्लिश कल्चर आ गया है, एक ब्रिटिश नेशन आ गया है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश नेशन की ही प्रोपोगेशन होगी, उन्हीं का चर्चा होगी। अब आप एक कहानी सोच रहे होंगे यहाँ पे कि मैम आपने स्टोरी में स्टार्ट किया था इरिश, वो आपने बता दिया क्या हुआ। स्कॉट्स, आपने उनकी भी कहानी बता दी, बट वेल्स के साथ क्या हुआ? बेटा वेल्स बहुत पहले ही 12-13 सेंचुरी की बात है, वो पहले ही इंग्लैंड का इंग्लिश लोगों के अंदर पहले से इनकॉर्पोरेट हो चुके थे। इसलिए आपके सिलेबस में उतना ज्यादा इसको नहीं डाला गया, क्योंकि आपकी जो स्टोरी ज्यादातर 18-19 सेंचुरी के अराउंड घूमती है। जो वेल्स था वो 12th या 13th सेंचुरी के करीब ही पहले से इंग्लैंड में इनकॉर्पोरेट हो चुका था। तो इंग्लैंड और वेल्स तो पहले ही बन गए, उसके बाद उन्होंने स्कॉटलैंड को लिया, उसके बाद उन्होंने आयरलैंड को लिया, और एक पूरा ब्रिटिश नेशन बन गया। मैंने आपको क्या कहा था कि जब इंग्लैंड और स्कॉटलैंड मिला, वेल्स तो पहले से चलो इनकॉर्पोरेट है, तो इन दोनों ने, इन तीनों ने मिलके बना ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन। बट जब आयरलैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड बन गया, तो वहां से बना आपका यूके, यूनाइटेड किंगडम। तो जब नया ब्रिटिश नेशन बना, अब नए ब्रिटिश नेशन बना है, तो भाई अब हर चीज न्यू होनी चाहिए। तो उन्होंने अपना एक ब्रिटिश फ्लैग निकाला, यूनियन जैक, नेशनल एंथम भी बना दी, गॉड सेव आवर नोबल किंग, और इंग्लिश लैंग्वेज को प्रमोट किया। और सिर्फ यही बोला कि आप लोग इंग्लिश लैंग्वेज को ही प्रमोट करोगे, एंड द ओल्डर नेशन सर्वाइव ओनली एज अ सबॉर्डिनेट पार्टनर्स इन दिस यूनियन। और अगर आपको
इंग्लिश में रहना है, यूके में रहना है, तो आपको सिर्फ उनका एज अ पार्टनर रहना पड़ेगा। आप अपनी कोई भी हुकूमत नहीं कर सकते हो, इंग्लिश की हुकूमत ही चलेगी। एक छोटा सा आपके लिए मैंने एक फ्लैग्स लगाए हैं आपको और क्लियर करने के लिए। सबसे पहले आप देख रहे हैं इंग्लैंड का फ्लैग। जब ये स्कॉटलैंड के साथ बना, यहाँ पे वेल्स मैंने इसलिए यूज नहीं किया क्योंकि वेल्स पहले से इनकॉर्पोरेट था, तो इनका एक फ्लैग बना ओरिजिनल यूनियन फ्लैग, जिसमें आपने देखा होगा कि इन्होंने इंग्लैंड और स्कॉटलैंड का क्रॉस भी इंक्लूड किया और प्लस साइन भी इंक्लूड हुआ। उसके बाद जब इन्होंने आइलैंड को क्रॉस ऐड किया, रेड लाइंस जो मैंने क्रॉस में बनाई है ये उनका फ्लैग का था, जब वो हुआ तो ये बन के आया एक नया यूनियन फ्लैग, जो 1801 में ब्रिटिश नेशन का नया फ्लैग था। यहीं पर आपकी ब्रिटिश यूनिफिकेशन डन होती है। आप लोग बस इतना ध्यान रखिए कि ब्रिटिश नेशन को बनने में बहुत टाइम लगा। वेल्स पहले से ही इनकॉर्पोरेट था, अगर आप लिखना चाहोगे नो प्रॉब्लम, आप लिख सकते हो अपने एग्जाम में। फिर उन्होंने स्कॉटलैंड के साथ एक्ट ऑफ यूनियन बनाया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1707। कैथोलिक्स को सप्रेस किया, प्रोटेस्टेंट्स को पूरा पूरा साथ दिया। सेम उन्होंने आइलैंड के साथ भी ऐसा किया और एक नया ब्रिटिश नेशन बनकर आ गया। आई होप आपको ब्रिटिश ब्रिटेन यूनिफिकेशन बहुत अच्छे से क्लियर होगी। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियोस ऐसे ही अच्छी लग रही हैं, बहुत बढ़िया लग रही हैं, तो प्लीज बेटा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन को दबा के रखिए। थैंक यू सो मच।